जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? तो देखिए, जैसा कि आपको पता है ह्यूमन में हम बात कर रहे हैं तो मेल और फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या होता है कि जैसा कि आपको पता है मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। तो लैंगिक जनन पाए जाने के कारण क्या है कि मानव में दो प्रकार के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, तो मेल और एक फीमेल, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो दोनों में ही क्या होता है कि दोनों में ही अंग पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। तो हमें पता है कि लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया के लिए आपको पता है कि मेल और फीमेल गैमेट से जो होते हैं उनका मिलना जरूरी होता है, युग्मक संलयन होता है और फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखिए, मेल और फीमेल में जो लैंगिक लक्षण होते हैं वो भी आते हैं और परिपक्वन काल भी आता है। तो उसके अनुसार देखिए, हम आज सबसे पहले मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में अध्ययन करें। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के बारे में आप देखिए, स्थित कहाँ होते हैं? नर जो जनन तंत्र वृषण जो होते हैं वो श्रोणि क्षेत्र में स्थित होते हैं। वृषण एक इसका मुख्य जो है अंग होता है, उसी में जो है शुक्राणु का निर्माण होता है और शुक्राणु ही इसकी एक चैन बनाता है मेल के अंदर, और यही मेन है। तो देखिए, नर जनन तंत्र, इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या इसके अंदर जो अंग होते हैं मैं बताऊंगा आपको। एक जोड़ी इसमें वृषण होता है, टेस्टिस होती है एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो यहाँ वृषण कोश में होते हैं। सहायक नलिकाएं होती है, जो नलिकाएं होती है वाहिनियां, उन्हें बाह्य जननांग होते हैं जिसमें शिश्न होता है। शिश्न है जिसमें से जो है शुक्राणु बाहर आते हैं मेल में। ग्रंथियां होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। वृषण जो होता है उसमें एक जोड़ी वृषण होते हैं उसमें, और वो कैसे होते हैं? अंडाकार होते हैं। आकृति कैसी होती है उनकी? अंडाकार। ठीक है। कार्य देखिए इसके, सबसे पहले देखेंगे कि इनका जो मेन कार्य होता है मैं आपको बता देता हूँ। मेन कार्य इसका होता है शुक्राणु का निर्माण करना। क्या कार्य होता है? शुक्राणु का निर्माण करना। सेकंड जो होता है इसका, द्वितीय, नर हार्मोन का स्रावन करना। नर के अंदर जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, हार्मोन्स, उनका स्रावन करना। तो देखिए, नर के अंदर दो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये दो हार्मोन होते हैं। उसके बाद में देखिए आप, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? भ्रूणीय मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। भ्रूण के अंदर जो उदर गुहा के पास जो मेसोडर्म, उसमें से इसकी उत्पत्ति होती है। गुलाबी इसका रंग होता है, गुलाबी कलर के पाए जाते हैं, ये रंग में गुलाबी होते हैं। इसकी लंबाई जो लेंथ होती है वो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। अब देखिए इनकी स्थिति कि इनका क्या कार्य है। तो देखिए, उसके लिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा। सामने आप देखिए, नोट्स हैं ये लिखे हुए। वृषण कोश में ये स्थित होते हैं। ठीक है। ताप नियंत्रक होते हैं, ताप का जो नियंत्रण करता है वो वृषण कोश करता है, अभी आपको आगे पता लगेगा। और शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम पर स्थित होते हैं, जो शुक्राणु का विकास करते हैं। अब देखिए, ये जो वृषण कोश पाया जाता है ये शरीर के बाहर दिख रहा होगा आपको, ये बाहर है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये बाहर क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर का तापमान अधिक होता है और जो शुक्राणु के निर्माण के लिए तापमान चाहिए वो हमारे शरीर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, जो इसीलिए ये वृषण कोश जो है बाहर स्थित होते हैं। इसमें वृषण कोश में वृषण होते हैं, तो यहाँ शुक्राणु का जो है निर्माण होता है। उसके बाद में देखिए, वृषणों का विकास उदरीय गुहा में शुरू होता है। उदरीय गुहा जो होती है उसमें वृषण का विकास शुरू होता है। शुरुआत की बात बता रहा हूँ, जब इनका निर्माण होने लगता है। और फिर लेकिन अब नोट, ये देखिए, ये पॉइंट नोट करने वाला है सबसे बढ़िया। क्या नोट है? लेकिन गर्भ के 7वां जो मंथ होता है, 7वां गर्भ में जब इनका निर्माण होता है तो 7वें माह में वृषण कोश में आ जाते हैं। उदरीय गुहा में इनका निर्माण होता है, जबकि 7वें माह में ये गर्भ में जो 7वां माह होता है उसमें ये वृषण कोश में उतर जाते हैं। फिर देखिए, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि चूहा, चमगादड़, इनमें जो वृषण होते हैं वो जनन काल में ही वृषण कोश में उतरते हैं, उससे पहले वो वृषण कोश में नहीं आते। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर। अब देखिए कि हमको इस जो नर जनन तंत्र है इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं। तो हम पढ़ेंगे इसमें वृषण कोश के बारे में,
शुक्रवाहिनी के बारे में, शुक्राशय के बारे में, प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में, मूत्रमार्ग और शिश्न। जैसा कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये जो है ये प्रोस्टेट ग्रंथि कहलाती है। यहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है इसलिए इसे मूत्राशय कहते हैं। ये शुक्राशय होता है, ठीक है, जबकि इनका मार्ग क्या होता है, एक ही होता है। इसमें शुक्राणु यहाँ से और मूत्र भी इसी मार्ग से आते हैं। ये शिश्न कहलाता है जहाँ से मूत्र और शुक्राणु दोनों आते हैं। मूत्र मार्ग ये नलिका हो गई, वाहिकाएं, इन्हें वाहिकाएं कहते हैं। ये शिश्न मुंड हो गया, ये वृषण हो गया जो वृषण कोश में स्थित है, ये वृषण कोश, इसके अंदर वृषण है। और ये जो ऊपर है ये अधिवृषण कहलाता है। तो इस प्रकार से देखिए हम इसके अंदर 5 चीजें पढ़ेंगे। देखिए 5 चीजें क्या क्या पढ़ेंगे, अब इनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए आगे देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कि मैंने आपको इसके 6 जो थे इसके भाग बताए थे। अब 6 भागों में देखिए हम इनकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सबसे पहला भाग आता है वृषण कोश। वृषण कोश क्या होते हैं? देखिए वृषण कोश जो होते हैं उसके अंदर वृषण स्थित होते हैं, ठीक है। और वृषण इसके अंदर क्यों स्थित होते हैं? क्योंकि इसका तापमान शरीर के तापमान से क्या होता है, कम होता है, और कम तापमान उपस्थित होने के कारण वहां पर शुक्राणु का निर्माण आसानी से हो सकता है। इसलिए जो है वृषण कोश में वृषण स्थित होते हैं। वृषण कोश शरीर से बाहर, ये मैंने आपको बताया था पहले। इसके बाद में शुक्रवाहिनी देखिए। शुक्रवाहिनी क्या होती है? शुक्राणु इसकी सहायता से शुक्राशय तक पहुंचते हैं। तो देखिए शुक्राणु जो है इसकी सहायता से शुक्राशय तक पहुंचते हैं। ये शुक्राशय है, ये शुक्रवाहिनी जा रही है, देखिए ये यहाँ शुक्राशय इस पे पहुंच गए, ठीक है। तो इसका मेन कार्य क्या है? शुक्रवाहिनी का शुक्राणु को शुक्राशय में पहुंचाना। इसके बाद में आती है मूत्र नलिका के साथ संयुक्त नलिका बनाती है। तो देखिए मूत्र नलिका ये इसके साथ ही मिलकर एक संयुक्त नलिका का निर्माण करती है, जिसके कारण जो मूत्र और शुक्राणु एक ही मार्ग से बाहर आते हैं। उसके बाद में एक जोड़ी होती है, इनकी संख्या क्या होती है? एक जोड़ी। एक जोड़ी में 2 होती है, ठीक है। एक वृषण से शुक्राणु परिवहन तथा शुक्राणु से मिलकर वायु में दाई स्खलन वाहिनी में मिल जाती है। इनका कार्य होता है कि वृषण से जो शुक्राणु का परिवहन करना, वृषण से शुक्राणु ले जाकर शुक्राशय को देना, और फिर उसके बाद में ये दाई और बाई स्खलन वाहिनी में मिल जाती है। स्खलन वाहिनी ये रही, इसमें मिलकर और फिर ये शुक्राणु और मूत्र जो है बाहर आ जाते हैं इससे। तीसरा आता है शुक्राशय। तो देखिए शुक्राशय का क्या कार्य होता है? शुक्राणु का संग्रह स्थल होता है। ये जो शुक्राशय है ये शुक्राशय कहलाता है। तो शुक्राणु इसमें संग्रहित होते हैं जाकर, कहां से? वृषण से। वृषण से संग्रहित कहां में? शुक्राशय में, ठीक है। तो यह तरल पदार्थ का निर्माण करता है। इसके अंदर तरल पदार्थ जो है बनता है, और उसके कारण क्या होता है? देखिए तरल पदार्थ के निर्माण के कारण इसका काम होता है वीर्य बनाना, ठीक है। तो तरल पदार्थ के निर्माण के कारण इसमें वीर्य बनता है तथा शुक्राणु को ऊर्जा और गति भी ये देता है। ये जो तरल पदार्थ होता है ये शुक्राणु को ऊर्जा भी देता है और उसे गति करने में भी सहायक होता है। तो इस प्रकार से शुक्राशय का कार्य होता है। उसके बाद में आते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। मैंने आपको बताई थी प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है। ये अखरोट की जैसी होती है, अखरोट जो आती है अपनी खाने की उसकी जैसी होती है, और तरल पदार्थ का निर्माण करती है, ठीक है। अब वो तरल पदार्थ जो होता है वो वीर्य का भाग बनकर शुक्राणु को गति प्रदान करता है। इसका भी कार्य क्या होता है कि वो वीर्य का भाग बनाता है और उस शुक्राणु को गति प्रदान करने में मदद करता है। उसके बाद में आता है मूत्र मार्ग। ये देखिए मूत्र मार्ग यहाँ से, ठीक है, ये मूत्र मार्ग ये बता रखा, ठीक है। तो देखिए यह एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से मिलकर और स्खलन वाहिनी से मूत्र जनन नलिका बनाती है। ये मूत्र जनन नलिका हो गई, इसकी स्खलन वाहिनी हो गई, ठीक है। तो इनसे मिलकर मूत्र जनन नलिका बना रही है, जिससे शुक्राणु और मूत्र दोनों बाहर आते हैं। उसके बाद में देखिए इसमें से होकर मूत्र, शुक्राणु और प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव बाहर निकलते हैं। मूत्र भी यहीं से बाहर आता है, शुक्राणु भी यहीं से आता है, प्रोस्टेट ग्रंथि के जो स्राव होते हैं वो सभी यहीं से बाहर आते हैं। यह नलिका शिश्न से होकर मूत्रोजनन छिद्र द्वारा बाहर निकलती है। ये यहाँ से आती है और मूत्रोजनन छिद्र से ये बाहर निकलती है, ठीक है। इसके बाद में देखिए शिश्न। शिश्न क्या होता है? ये जो आपको आकृति दिख रही है पूरी, ये शिश्न है। क्या है? शिश्न। तो इसमें क्या होता है? यह बेलनाकार अंग होता है। ये देखिए बेलनाकार अंग है। मूत्र व शुक्राणु विसर्जन करता है, इससे मूत्र भी बाहर आता है और शुक्राणु भी बाहर आता है। मैंने आपको पहले भी कम से कम 4 बार ये बात बता दी अभी। और मैथुन के समय उन्नत अवस्था में आकर वीर्य को मादा जननांग में पहुंचाता है। तो
तो ये जो ट्रांसफर जो करता है ना वीर्य को, शुक्राणु जो ट्रांसफर का कार्य होता है, ये माध्यम होता है, उसका मीडियम होता है, इसके द्वारा ही ये मादा की योनि में जाकर और शुक्राणु को ट्रांसफर कर देता है और फिर शुक्राणु जाकर वहाँ मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको नर जनन तंत्र के बारे में आज डिस्क्राइब करके बताया, अच्छे से इसके भाग बताए। इन्हें आप जो है स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं बिल्कुल। अब इसके बाद में हम आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगले पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। तो डीएसपी क्लासेस के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। अच्छा लगे तो आप इसको जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।